गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम पिछले क्लास में देखे थे यूरोपियन कंपनी, हम उसके आगमन के बारे में देख रहे थे। तो उसमें हम तीन कंपनी देख चुके हैं। पुर्तगाली के बारे में देख चुके हैं, डच के बारे में देख चुके हैं, अंग्रेज के बारे में देख चुके हैं, यानी ब्रिटिश कंपनी के बारे में। अब हम देखेंगे एक जो इम्पोर्टेंट कंपनी बची है वो फ्रांसीसी कंपनी है। तो हमें लिख लीजिए भारत में फ्रांसीसी का आगमन। भारत में किसका आगमन होता है? फ्रांसीसियों का। इसके बीच में एक और कंपनी आती है, डेनिश कंपनी। डेनिश कंपनी ये कब आती है? 1616 में। कहाँ पे? तंजौर में। तंजौर में। और ये 1745 में ये कंपनी क्या करती है? ब्रिटिश को देकर वापस चली जाती है, यानी इसका कोई खास उपलब्धि नहीं है। ये 1616 ईस्वी में एक फैक्ट्री बनाई तंजौर में, और 1745 में इस कंपनी को ब्रिटिश को देकर ये वापस डेनमार्क चले जाते हैं। तो इसकी कोई खास उपलब्धि है नहीं। बस याद रखिएगा कि इन दोनों के बीच में एक कंपनी आई थी, डेनिश कंपनी। कब आई थी? 1616 ईस्वी में। अब क्या होता है कि भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। पुर्तगाल, जो पुर्तगाल है वो, डच है वो, ब्रिटिश, ये तीनों को देकर फ्रांसीसी भी क्या सोचे कि हम लोग भी भारत से व्यापार करें। और धीरे धीरे आगे आकर देखते देखते जाइएगा कि जो डच कंपनी है या पुर्तगाली कंपनी है, ये दोनों क्या होंगी? लगभग समाप्त हो जाएंगी। लेकिन जो फ्रांसीसी कंपनी है और ये ब्रिटिश कंपनी है, ये दोनों में क्या होगा? होड़ मचा रहेगा। ये दोनों बहुत लंबे समय तक क्या होंगी? भारत से व्यापार करेंगी। तो भारत में ये दो क्या है? बहुत ही मजबूत कंपनी थी, एक फ्रांसीसी कंपनी और एक जो ब्रिटिश कंपनी है वो। ब्रिटिश कंपनी तो हालांकि पूरे भारत पर वो अधिकार कर लिया, लेकिन ये भी काफी मजबूत कंपनी थी। और दुनिया में लगभग देखिएगा अधिकांश देश तो या तो फ्रांसीसियों का अधिकार होगा या तो फिर ब्रिटिश का अधिकार क्षेत्र में रहा होगा। अमेरिका भी देख लीजिए, ब्रिटेन देख लीजिए, या उत्तरी सॉरी साउथ अमेरिका में जाइएगा तो फोकलैंड द्वीप समूह, या फिर अफ्रीका में अधिकांश देखिए जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा कि फ्रांसीसियों का अधिकार में रहा है। भारत में तो है ही, इंडोनेशिया में देखिएगा। तो ये लोग क्या थे कि बहुत मतलब मजबूत कंपनी थी ये फ्रांसीसी और ब्रिटिश। इसीलिए इनका प्रभाव भी ज़्यादा तक रहा, ज़्यादा देर तक रहा, काफ़ी लंबे समय तक रहा। तो 1664 में क्या किया? 1664 में पुर्तगाल में एक कंपनी बनी। पुर्तगाल में, सॉरी पुर्तगाली लिख रहे हैं, फ्रांस में। फ्रांस में एक कंपनी बनी। फ्रांस में एक कंपनी बनी और कंपनी का नाम क्या था? द कंपनी इंड ओरिएंटेड कंपनी। इसका नाम क्या था? द कंपनी इंड ओरिएंटेड। इंड ओरिएंटेड कंपनी कहाँ बनी? फ्रांस में बनी। कब बनी? 1664 में। और बनाया किसने? तो यहाँ का राजा था लुई 14। जो यहाँ का राजा था लुई 14। लुई 14। और ये किस वंश से था? ये किस वंश का राजा था? कैक्टियन राजवंश। कैक्टियन, कैक्टियन राजवंश। कैक्टियन राजवंश का बोरबोन घराना। कैक्टियन राजवंश का बोरबोन घराना। ये लुई 14 किस वंश का राजा था? कैक्टियन राजवंश का। कौन सा घराना था? बोरबोन घराना। और इसका मंत्री कौन था? कोलबर्ट। मंत्री था कोलबर्ट। तो इन दोनों ने मिलकर, लुई और कोलबर्ट ने एक कंपनी बनाई थी, द कंपनी इंड ओरिएंटेड कंपनी। कब बनाया था? 1664 में। ये 1667 में भारत आते हैं। कब आता है? 1667 में। इस समय शासन किसका है? औरंगजेब का है।
शासक कौन है? औरंगजेब। मान लीजिए पूछ देगा एग्जाम में कि जब फ्रांसीसी कंपनी का आगमन हुआ उसमें भारत का शासक कौन था? औरंगजेब। इन्होंने एक फैक्ट्री बनाई 1668 में। 1668 में फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? सूरत में। 1669 में कहाँ बनाया? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम। और दोनों कंपनी किसने स्थापित किया था? फ्रैंको मार्टिन ने। फ्रैंको मार्टिन ये पहला फ्रांसीसी व्यापारी है। फ्रैंको मार्टिन और माराकारा। फ्रैंको मार्टिन और माराकारा ये दोनों क्या मिलते हैं? ये पहली बार फ्रांसीसी व्यापारी आते हैं कहाँ पे? भारत में। और कहाँ पे स्थापित किया? 1668 में सूरत में, 1669 में मसूलीपट्टनम में। और ये वही जगह है जहाँ पे क्या हुआ? ब्रिटिश ने भी अपनी कंपनी स्थापित की है। 1668 में सूरत में, 1669 में मसूलीपट्टनम में। ये फ्रांसीसी की है। लेकिन 1611 में और 1613 में सूरत में किसने स्थापित किया है? अंग्रेजों ने। और यही फैक्ट्री का जो व्यापार है, एक तो ये दोनों महाशक्ति हैं, यही जो आधुनिक काल में देखेंगे तो ये उस टाइम पे ये दोनों की क्या थी शक्ति? काफी मजबूत थी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी। और यही आगे चलकर देखेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक युद्ध होगा जिसको हम लोग बोलेंगे कर्नाटक युद्ध, जिसको हम लोग आजकल क्या बोलते हैं? कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, सेकेंड कर्नाटक युद्ध, थर्ड कर्नाटक युद्ध। तो इन्होंने सूरत में बनाया, 1669 में मसूलीपट्टनम में बनाया। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि सेंट थोमे द्वीप जो है, सेंट थोमे पर कब्जा कर लिया। कब? 1672 में। 1672 में सेंट थोमे पर कब्जा कर लिया। सेंट थोमे किसका था? मद्रास के अंडर आता था। मद्रास के अंदर आता था सेंट थोमे। तो ये मद्रास के अंदर आया, लेकिन मद्रास के क्षेत्र में तो सेंट थोमे था, लेकिन किसके अंडर में आता था? तो गोलकुंडा के राजा के अंडर में आता था ये। यानी इस पर सेंट थोमे पर किसका अधिकार था? गोलकुंडा के राजा, गोलकुंडा। लेकिन ये गोलकुंडा के राजा को हराकर क्या किए कि मद्रास के सेंट थोमे द्वीप पर अधिकार कर लिए 1672 में। तो इन्होंने क्या किया कि डच अबलस गोलकुंडा, गोलकुंडा ने क्या किया कि अधिकार सॉरी इस पे क्या हुआ? आक्रमण कर दिया। किस पे? फ्रांसीसी पे, क्योंकि फ्रांसीसियों का अधिकार है। और ये जो सेंट थोमे ये गोलकुंडा का अधिकार क्षेत्र में था, लेकिन जबरदस्ती इन्होंने क्या किया? फ्रांसीसी ने अधिकार कर लिया। तो जो गोलकुंडा के राजा हैं वो डच के साथ मिलकर पुनः क्या करते हैं? फ्रांसीसी पर आक्रमण कर देते हैं। और सेंट थोमे को लेकर, सेंट थोमे को किसको देते हैं? डच को। डच को दे देता है। कौन? गोलकुंडा के राजा। किससे छीनकर? फ्रांसीसियों से छीनकर। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब अभी तो इनको आए कितना साल हुआ? 64 में वहां बनी, 67 में आए, 72 में 5 ही साल में इन्होंने क्या किया कि एक लड़ाई लड़ ली गोलकुंडा के राजा के खिलाफ। और वो इसको सबसे पहले डच और गोलकुंडा ने क्या किया? डच और गोलकुंडा ने यहाँ परास्त कर दिया है और सेंट थोमे पर अधिकार कर लिया। इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के राजा ने जो ये है लुई 14, उसने क्या किया कि जो फ्रांसिस फ्रेंको मार्टिन था और माराकारा, इसको हटाकर किसको बनाया यहाँ का शासक? फ्रांसिस फ्रेंको कैरो को। या फ्रांसिस कैरो बोलते हैं उसको, या फ्रेंको कैरो बोल सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि फ्रांसीसी कंपनी का जो फ्रांसीसी कंपनी का जो शासक बनता है वो कौन था? फ्रांसिस कैरो, सॉरी फ्रांसिस या फ्रेंको बोल सकते हैं इसको। फ्रांसिस कंपनी का शासक फ्रांसिस या फ्रेंको, फ्रेंको कैरो।
और इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक। इनको फ्रांसिस कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? फ्रांसिस कैरो या फ्रैंको कैरो को। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले वाली कोल्ड चोल्डपुरम गया, वाली कोल्डपुरम, वाली कोल्डपुरम गया। और यहाँ का शासक ये कहाँ है? हैदराबाद में। ये कहाँ है? हैदराबाद में है। वाली कोल्डपुरम हैदराबाद में है। फ्रांसिस कैरो जो आता है नेक्स्ट, वो पुर्तगाली जो ये फ्रांसीसी कंपनी का जो शासक नेक्स्ट बनता है, वो सबसे पहले कहाँ गया? वाली कोल्डपुरम, जो किसके अधिकार में था? हैदराबाद के क्षेत्र में आता था। और यहाँ का शासक कौन था? शेर खान लोधी। शेर खान लोधी। शेर खान लोधी से व्यापार करने की अनुमति मांगता है। कौन? फ्रांसिस कैरो। तो शेर खान लोधी ने क्या किया कि इनको पौंडीचेरी दे दिया। शेर खान लोधी ने पौंडीचेरी, शेर खान लोधी ने क्या किया? पौंडीचेरी दे दिया। ये देखिएगा तमिलनाडु का इलाका ये, तो यहाँ पे देखिएगा ये है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी यहाँ है और यहाँ है कराईकल। कराईकल। तो शेर खान लोधी ने क्या हुआ? पौंडीचेरी दे दिया। और देखिए यहाँ पे सूरत में, यहाँ पे भी अपनी कंपनी बना चुके हैं फ्रांसीसी। और यहाँ पे किसी कंपनी है? ब्रिटिश कंपनी भी है। यहाँ ब्रिटिश कंपनी भी है। यहाँ पे भी ब्रिटिश कंपनी है। पौंडीचेरी में भी यहाँ फ्रांसीसी कंपनी आ जाती है। बंगाल में भी देखेंगे कि चंद्रनगर में ये भी अपना फैक्ट्री स्थापित कर लेगा। और यह मसूलीपट्टनम, यहाँ आएगा मसूलीपट्टनम। तो मसूलीपट्टनम में भी देखिएगा, यहाँ पे भी ब्रिटिश और फ्रांसीसी, यानी जहां जहां ब्रिटिश है वहां वहां फ्रांसीसी अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं। और इन दोनों के बीच में क्या होती है कि प्रतिस्पर्धा होने लगती है। और इसी के फलस्वरूप क्या होगा कि इन दोनों में कर्नाटक युद्ध होंगे। जो हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड देखते हैं वो कर्नाटक युद्ध इसी का परिणाम है। तो शेर खान लोधी ने पौंडीचेरी दे दिया। किसको? फ्रांसीसियों को। तो इसने क्या किया कि वहां पे एक फैक्ट्री बनाई। शेर खान लोधी ने पौंडीचेरी दे दिया। तो इस पौंडीचेरी में इन्होंने क्या किया कि एक किला का निर्माण किया, एक किला बनाया। किला जिसका नाम था फोर्ट लुई। इसका क्या नाम है? फोर्ट लुई। कहाँ पे बनाया है? पौंडीचेरी में। और पौंडीचेरी में, ये है पौंडीचेरी। और इसी तमिलनाडु में मद्रास में देखेंगे कि अंग्रेज भी बनाए हैं। और इसी मद्रास में यानी इसी तमिलनाडु में फोर्ट लुई भी बनी है। इन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती रहेगी। और ये आगे चलकर कर्नाटिक वार के बारे में देखेंगे। फोर्ट लुई बनाया। इसके बाद क्या हुआ? 1692 ईस्वी में, 1692 में क्या हुआ कि 1693 में, 92 नहीं 93 में डचों ने क्या किया? पौंडीचेरी पर अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया। कौन? 1693 में डचों ने पौंडीचेरी पर अधिकार कर लिया। इसके बाद क्या हुआ कि दोनों के बीच 1698 ईस्वी में डच और फ्रांसीसी के बीच में एक संधि होती है। फ्रांसीसी के बीच में एक संधि होती है। कब? 1698 में। कौन सी संधि? रिजविक की संधि। रिजविक की संधि। और ये संधि पूछा हुआ है एग्जाम में, रिजविक की संधि किसके किसके बीच हुई है? तो डच वर्सेस फ्रांसीसी के बीच में यही पूछा गया है कि रिजविक की संधि किसके किसके बीच में हुई है। तो हो सकता है नेक्स्ट बार ये पूछ ले कि रिजविक की संधि कब हुई है। तो 1698 ईस्वी में होती है। डच वर्सेस फ्रांसीसी के बीच में ये संधि होती है। इसमें क्या होता है कि जो पौंडीचेरी पर इन्होंने 1693 में अधिकार किया था, पौंडीचेरी से, यानी पौंडीचेरी को पुनः
किसको दे दिया जाता है? फ्रांसीसी को। फ्रांसीसी को दे दिया जाता है। 1698 में क्या हुआ? पौंडीचेरी को पुनः फ्रांसीसियों को दे दिया गया। तो इस जो ये अधिकार किए थे इससे कोई फायदा नहीं हुआ। पुनः इन्हों को क्या किया? स्थापित करना पड़ा। डचों को पुनः किसको देना पड़ा? जो पौंडीचेरी को वो फ्रांसीसियों को देना पड़ा। इसके बाद इन्होंने धीरे धीरे मॉरिशस में भी 1721 ईस्वी में मॉरिशस में भी अपनी फैक्ट्री बना ली। फैक्ट्री बना लिया किसने? फ्रांसीसियों ने। मॉरिशस में भी बना लिया। तो हम एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं कि इनकी कंपनी कहाँ कहाँ थी। याद रखिएगा कि 1721 ईस्वी में मॉरिशस में भी अपनी फैक्ट्री बना लिया फ्रांसीसियों ने। 1698 में रिजीवी की संधि होती है डच व फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें क्या होता है कि पौंडीचेरी को पुनः फ्रांसीसियों को देना पड़ता है। पौंडीचेरी पर अधिकार कब हुआ था? 1693 में। किसने किया था? डचों ने किया था। और इनको वास्तविक संस्थापक हम बता ही दिए कि फ्रांसिस कैरो या फ्रैंको कैरो को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं कि इनकी कंपनी कहाँ कहाँ बनी है। क्योंकि इसके बाद जो कार्नेटिक वार होगा हम उसमें इस मैप की जरूरत पड़ेगी। ये अफ्रीका है। क्या है? अफ्रीका है। ये इंडिया है। तो ये मॉरिशस में कंपनी बना है कब? 1721 में फ्रांसीसी। इसके बाद कहाँ बनाए हैं? यह है सूरत 1668 में। यहाँ है मसूलीपट्टनम। यहाँ पे पांडिचेरी। यह है बंगाल, चंद्रनगर। बंगाल में चंद्रनगर। सूरत, ये बंगाल चंद्रनगर, मसूलीपट्टनम, पांडिचेरी, मॉरिशस। और यहीं पे देखेंगे सूरत में यहाँ पे ब्रिटिश कंपनी भी है। यहाँ भी ब्रिटिश कंपनी है। यहाँ भी ब्रिटिश कंपनी है। यहाँ भी ब्रिटिश कंपनी है। यहाँ भी क्या है? ब्रिटिश कंपनी है। देखिए जहाँ जहाँ ये फ्रांसीसी कंपनी है वहाँ वहाँ ब्रिटिश कंपनी है। यहाँ भी ब्रिटिश, यहाँ ब्रिटिश, मतलब हर जगह दोनों दोनों कंपनियां हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? प्रतिस्पर्धा होगा। इन दोनों के बीच में बहुत कड़ी की टक्कर होगी, प्रतिस्पर्धा होगी। तो इसी कारण से क्या होगा? ये सोचेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों पर अधिकार करें। ये ब्रिटिश सोच रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों पर अधिकार करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। इसी प्रॉफिट की वजह से दोनों में क्या होगा कि लड़ाई होगी, जिसको बोलते हैं कर्नाटक वार। कर्नाटक वार।
तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कर्नाटक वार के बारे में, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। लेकिन ये कर्नाटक वार ये देख लीजिए किसके किसके बीच में होता है, तो फ्रांसीसी, फ्रांसिस वर्सेस ब्रिटिश, फ्रांसिस वर्सेस ब्रिटिश, ये कर्नाटक वार होता है। तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन ये मैप के थ्रू हम लोग देख लिया कि कहाँ कहाँ कंपनी स्थापित हुई है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को अच्छा लगा हो तो हम लोग का भी मोटिवेशन थोड़ा यही होता है कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। तो ये काम आप ही लोग कर सकते हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हम नेक्स्ट क्लास में, और थोड़ा रिव्यू भी दिया करें। अगर थोड़ा सा हम लोग को मान लीजिए कुछ हो रहा होगा कि थोड़ा सा आवाज़ साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं होगी या फिर लाइटिंग अच्छी नहीं होगी, तो उसका रिव्यू दिया कीजिए। हम लोग उस पर अच्छे से काम करेंगे। ये नहीं कि हम लोग उसको नेगेटिव तरीके से लेंगे। तो आप लोग कमेंट भी किया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कर्नाटक वार के बारे में देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसमें 3 कर्नाटक वार होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।